हेलो एवरीवन, आज हम फोटोसिंथेसिस की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे C4 साइकिल। आज का वीडियो बेस्ड होगा C4 साइकिल पर। अभी तक हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिफरेंट फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का बेसिक डिस्क्रिप्शन, लाइट रिएक्शंस क्या होती है, डार्क रिएक्शंस क्या होती है। डार्क रिएक्शंस में भी हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं C4 साइकिल या बेसिकली जिसको कहा जाएगा हैच-स्लेक साइकिल। हैच-स्लेक साइकिल की स्टडी करेंगे। C4 साइकिल या हैच-स्लेक साइकिल क्या होता है, क्यों हम इसके स्टडी करते हैं, किन प्लांट्स में C4 साइकिल की स्टडी की जा सकती है, ये सब हम आज डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल सबसे पहले किस प्लांट्स में देखे जाते हैं? C4 प्लांट्स में। C4 साइकिल किस प्लांट्स में चलता है? C4 प्लांट्स में। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है, C4 प्लांट्स होते क्या हैं? क्या नॉर्मल प्लांट्स C4 प्लांट्स नहीं होते? क्या सभी प्लांट्स C4 प्लांट्स नहीं होते? या फिर C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में बेसिक डिफरेंसेस होते क्या हैं? तो आइए देखते हैं C4 प्लांट्स क्या होते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स C3 प्लांट्स होते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट है वो C3 प्लांट्स होते हैं। C4 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे ग्रो करते हैं। हाई टेम्परेचर या हाई लाइट इंटेंसिटी वाले एरिया पे ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स कहलाते हैं आपके C4 प्लांट्स। मतलब ट्रॉपिक्स रीजन्स पे ग्रो करने वाले क्या कहलाएंगे? प्लांट्स आपके ट्रॉपिकल रीजन पे ग्रो करने वाले प्लांट्स आपके C4 प्लांट्स कहलाएंगे। C4 प्लांट्स की स्टडी क्यों करते हैं? C4 साइकिल में और C3 साइकिल में बेसिकली डिफरेंसेस होते क्या हैं? तो जब हमने C3 साइकिल पढ़ा था, जिन्होंने भी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, पहले वो उस वीडियो की जाके स्टडी करें कि क्या होता है C3 साइकिल। C4 साइकिल या C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल चलेंगे। C4 साइकिल भी चलेगा और C3 प्लस C3 साइकिल भी इन्वॉल्व होगा। मतलब C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों के थ्रू फूड का प्रोडक्शन होगा किसमें? C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर एरिया पे ग्रो करने वाले प्लांट्स क्या होते हैं आपके? C4 प्लांट्स। एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके? मेज, सोरगम, शुगरकेन, ये सब किसके एग्जांपल है? बेसिकली C4 प्लांट्स के एग्जांपल हैं। ऑर्चिड, ये सब एग्जांपल है बेसिकली C4 प्लांट्स के जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे ग्रोथ कर रहे हैं। अब C4 प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है तो देख लीजिए। C4 प्लांट्स में बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी लीफ की एनाटॉमी क्रांस एनाटॉमी को बिलोंग करती है। C4 प्लांट की लीफ क्या होती है? क्रांस एनाटॉमी को बिलोंग करती है। उसकी लीफ क्रांस एनाटॉमी में होती है। क्रांस एनाटॉमी क्या होती है? क्रांस एनाटॉमी मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्रांस एनाटॉमी मतलब क्या होता है? क्रांस का मीनिंग ही होता है रिंग। क्रांस का मीनिंग ही क्या होता है? बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसकी लीफ दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ। जनरली लीफ कितने में? मीजोफिल सेल्स अपर कंपार्टमेंट और बंडल शीथ लोअर कंपार्टमेंट। बंडल शीथ दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। ये दोनों कंपार्टमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेपरेट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। जब बंडल शीथ या मीजोफिल वाला एरिया किससे सराउंडेड होता है? बंडल शीथ वाले एरिया से सर्कुलरली अरेंज्ड होता है। यहाँ पर मीजोफिल के चारों तरफ सर्कुलरली कौन अरेंज्ड होता है? बंडल शीथ। और बंडल शीथ के रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कौन प्रेजेंट होता है? वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण इसकी लीफ को क्या कहा जाता है? क्रांस एनाटोमी। मतलब रिंग या सर्कुलर मोशन में इसके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब C4 प्लांट्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी? ध्यान रखिएगा। C4 प्लांट्स में हाई फोटोसिंथेटिक रेट होती है। C4 प्लांट्स में क्या होगी? हाई फोटोसिंथेटिक रेट। उनमें हाई फोटोसिंथेटिक रेट होगी। हाई फोटोसिंथेटिक रेट हाई लाइट इंटेंसिटी वाले एरिया में ग्रो करेंगे। हाई लाइट इंटेंसिटी। C4 प्लांट की ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होती है। हाई ग्रोथ रेट, हाई फोटोसिंथेटिक रेट, हाई ग्रोथ रेट। लो क्या होगी उसकी? बेसिकली लो ऑफ वाटर लॉस कैपेसिटी। वाटर लॉस की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी कम होती है। लो फोटो रेस्पिरेशन रेट, फोटो रेस्पिरेशन की रेट
भी क्या होगी, कम होगी। फोटो रेस्पिरेशन इट मीन्स रुबिस्को जब ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है तब वो क्या शो करता है, फोटो रेस्पिरेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस कंडीशन में रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, वो पाथवे होता है आपका फोटो रेस्पिरेशन। तो उसमें क्या होगा, लो फोटो रेस्पिरेशन या फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है C4 प्लांट्स में। लो लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस क्या होता है, कम होता है। वाटर लॉस क्या होता है, बेसिकली कम होता है। तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है C4 प्लांट्स की, क्या क्या हो सकती है उसमें, हाई फोटोसिंथेटिक रेट होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी वाले एरिया पे ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे उनकी ग्रोथ होगी, लो फोटो रेस्पिरेशन रेट होगी और लो ही क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। वाटर का लॉस भी कैसा होगा, उसमें लो होगा। अब ये था आपका बेसिक C4 प्लांट्स क्या होते हैं, कैसी लीफ की स्ट्रक्चर्स होती है, क्रांस एनाटॉमी क्या होती है, ये बेसिक पार्ट था C4 प्लांट्स के बारे में। C4 साइकिल के पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि C4 प्लांट्स होते क्या हैं या कहाँ पर ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं C4 साइकिल की। अब मूव करेंगे C4 साइकिल पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। C4 साइकिल, C4 साइकिल के केस में हमने देखा लीफ को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ में। तो हम भी लीफ को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ में। ये आपका मेसोफिल वाला एरिया, ठीक है, मेसोफिल, और ये आपका बंडल शीथ। लीफ को टू कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। मेसोफिल सेल और बंडल शीथ एक दूसरे से किससे के थ्रू सेपरेट होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा। मतलब ये वाला एरिया क्या होगा उसका, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ये कौन सी सेल्स हो गई आपकी, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स। लीफ की बात करें, ये स्ट्रक्चर किसकी है, लीफ की, लीफ की स्ट्रक्चर है। लीफ के स्ट्रक्चर में दो कंपार्टमेंट, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ, बंडल शीथ। अब कैसे कब पाथवे चलेगा वही देखना है। बंडल शीथ दोनों किस पे, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू सेपरेट है। अब बात करते हैं कैसे पाथवे चलेगा। C4 प्लांट में, हमने C3 प्लांट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है, वो था रुबिस्को एंजाइम। C4 प्लांट्स में एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे पैप कार्बोक्सिलेज, ध्यान से समझिएगा, पैपको, ये क्या है आपका एंजाइम, पैपको एंजाइम इन्वॉल्व होगा, पैप कार्बोक्सिलेज। ये पैप कार्बोक्सिलेज की Km वैल्यू रुबिस्को की Km वैल्यू से भी कम होती है। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पैप कार्बोक्सिलेज की Km वैल्यू कम होगी, मतलब एफिनिटी ज्यादा होगी। एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देगा। अब क्वेश्चन एक और आता है, यहाँ पर रुबिस्को क्यों नहीं वर्क कर रहा है C4 प्लांट्स में। हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, रुबिस्को की कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वो हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड नहीं करेगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो ऑक्सीजन से बाइंड करने लग सकता है, मतलब वो दोनों के बीच में क्या करता है, कॉम्पिटिशन। बट पैप कार्बोक्सिलेज के केस में ऐसा नहीं है। पैप कार्बोक्सिलेज केवल कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाइंड करेगा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के बाइकार्बोनेट फॉर्म से। ध्यान से समझिएगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो वाटर से रिएक्ट करेगी और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 का प्रोडक्शन करेगी। कार्बोनिक एसिड का, ये कार्बोनिक एसिड HCO3- प्लस H+ में डिसोसिएट हो जाएगा। तो पैप कार्बोक्सिलेज का सबस्ट्रेट कौन होगा, पैप कार्बोक्सिलेज का सबस्ट्रेट होगा बाइकार्बोनेट। वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करती है। सेकंड क्वेश्चन, पैप कार्बोक्सिलेज की Km वैल्यू रुबिस्को की Km वैल्यू से भी कम होती है। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मतलब एफिनिटी, यदि कंपैरिजन पूछा जाए कि पैपको की और रुबिस्को में से किसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होगी, तो पैप कार्बोक्सिलेज की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हम C4 प्लांट में पैपको क्यों यूज कर रहे हैं, रुबिस्को क्यों नहीं, क्योंकि रुबिस्को हायर टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता। रुबिस्को की कंडीशन है, रुबिस्को माइल्ड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क करेगा। यदि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रुबिस्को वर्क नहीं करेगा।
रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा किस पे, हायर टेम्परेचर वाली कंडीशन पे। तो हायर टेम्परेचर C4 प्लांट्स में तो टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, तो उस कंडीशन में हम पैप कार्बोक्सिलेज को लेके आएंगे, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। सबसे फर्स्ट सबस्ट्रेट होगा आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। कौन सा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अब क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक बाइकार्बोनेट, एटमॉस्फेरिक बाइकार्बोनेट HCO3- को एक्सेप्ट करेगा पैप को। कौन सा एंजाइम आएगा, पैप कार्बोक्सिलेज। और ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्जेलो एसीटेट में, OAA। किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, बेसिकली उसको ऑक्जेलो एसीटेट में। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के कारण ही इस साइकिल को क्या कहा जाता है, C4 साइकिल। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, C4 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसी कारण इसे C4 साइकिल कहा जाता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव, PI रिमूव हो जाएगा। ऑक्जेलो एसीटेट नेक्स्ट स्टेप में मेसोफिल सेल्स में ही मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा मेलेट में। ऑक्जेलो एसीटेट किस में रिड्यूस्ड हो गया, मेलेट में। इस स्टेप में NADPH का एक्सपेंसेस होगा, मतलब NADPH लगेगा। NADPH कन्वर्टेड इनटू NADP, NADPH यूज होगा आपका, प्लस H पॉजिटिव के फॉर्म में NADPH आपका यूज हो गया। इसमें NADPH का एक्सपेंसेस हुआ इस प्रोसेस में, मतलब NADPH मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ऑक्जेलो एसीटेट मेलेट में क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये मेलेट अब कहाँ पे पास हो जाएगा, नियर बाय सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीथ में आएगा। मेलेट कहाँ पर आ गया, बंडल शीथ में। बंडल शीथ में प्रेजेंट मेलिक एंजाइम, बंडल शीथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, मेलिक एंजाइम, जो इस मेलेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, पाइरुवेट में। मेलेट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी मेलिक एंजाइम, यहाँ पर क्या आएगा आपका, एंजाइम जो बंडल शीथ में प्रेजेंट था, मेलिक एंजाइम, जो इस मेलेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, पाइरुवेट में। पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। एक बात और ध्यान से समझिएगा, ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। ऑक्जेलो एसीटेट कितना था, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये ऑक्जेलो एसीटेट से जब मेलेट बना तब मेलेट भी कितना है, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल मेसोफिल से बंडल शीथ में ट्रांसपोर्ट हुआ। जैसे ही बंडल शीथ में आया, मेलिक एंजाइम की प्रेजेंस में ये 4 कार्बनिक कंपाउंड का मेलेट का क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन। क्या होगा इस प्रोसेस में, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन जब होगा, ऑक्सीडेशन, तब उस स्टेप में मेलेट 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, अब वो 3 कार्बन कंटेनिंग पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होगा तब NADP वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। NADP का क्या होगा, रिडक्शन, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NADP वापस किस में रिड्यूस्ड हो गया, NADPH में। ये पाइरुवेट अब बंडल शीथ से कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में पाइरुवेट अगेन आपके मेसोफिल सेल्स में जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा को होते हुए मेसोफिल सेल्स में गया पाइरुवेट। पाइरुवेट जैसे ही मेसोफिल सेल्स में आएगा,
मीजोफिल सेल्स में पहुंचते से पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का रीजनरेशन हो जाएगा, बट इस प्रोसेस में एटीपी इन्वॉल्व हो जाएगी। इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। यहाँ पर डाइकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। डाइकाइनेज का मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पे एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएमपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पीआई से पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। ये पायरुवेट जो बंडल शीट में प्रेजेंट था वो प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए मेसोफिल सेल्स में गया। मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, डाइकाइनेज है मतलब 2 बार फॉस्फोराइलेशन होगा। 2 बार फॉस्फोराइलेशन किस किस का होगा, फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोराइलेशन होगा पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना। पायरुवेट से क्या बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया जहां पे फॉस्फोरिल ग्रुप इन्वॉल्व था। सेकंड फॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फेट से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से पायरोफॉस्फेट का बनना। सेकंड का होता है यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल आपके 2 जगह फॉस्फोराइलेशन कराता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से पायरोफॉस्फेट का बनना वो भी क्या है आपका फॉस्फोराइलेशन। बट ये पायरोफॉस्फेट सब्सिक्वेंटली किसमें हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, वापस फॉस्फेट में। तो यहाँ पर 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, मतलब 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप किसमें इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है जहां पर एनर्जी का एक्सपेंसेस होगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगी पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बनने में। ठीक है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बन गया। अब वापस से पैप को एटमॉस्फेरिक बाइकार्बोनेट को एक्सेप्ट करेगा। ये बाइकार्बोनेट ऑक्सलो एसीटेट से मेलेट वापस बंडल शीट में ट्रांसफर होगा। बंडल शीट में प्रेजेंट मेलिक एंजाइम उसे पायरुवेट में, पायरुवेट वापस मेसोफिल सेल्स में, और यही पाथवे चलता जाएगा। ये क्या है आपका C4 साइकिल। क्या है आपका C4 साइकिल। अब C4 साइकिल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बंडल शीट सेल में प्रेजेंट रुबिस्को एक्सेप्ट करेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को एंजाइम इसको एक्सेप्ट करेगा। यदि रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा तो रुबिस्को RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट को ग्लीसरेट का इसमें कन्वर्ट करेगा 3-फॉस्फोग्लीसरेट में, 3-फॉस्फोग्लीसरेट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कौन सा साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल। C3 साइकिल के थ्रू किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, ग्लूकोज या सुक्रोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। ग्लूकोज या आप कह सकते हैं सुक्रोज का प्रोडक्शन हो जाएगा C3 साइकिल के थ्रू। मतलब C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल चल गए, C4 साइकिल भी इन्वॉल्व हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को एक्सेप्ट करके यहाँ पर कौन सा पाथवे चल गया बंडल शीट में, C3 साइकिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि C4 प्लांट्स में कौन कौन से साइकिल इन्वॉल्व होते हैं, C3 भी होता है और C4 भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग कि रुबिस्को तो हाई टेम्परेचर पे वर्क ही नहीं करता था, फिर रुबिस्को C4 प्लांट में इन्वॉल्व कैसे हो गया। उसका रीजन है C3 प्लांट में रुबिस्को की पोजीशन होती है मेसोफिल सेल्स में। कहाँ पे लोकेटेड होता है वो, मेसोफिल सेल्स में। बट C4 प्लांट में रुबिस्को की लोकेशन होती है बंडल शीट में, मतलब वो डिपर सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट ये सेल सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं है। बंडल शीट में टेम्परेचर कम होगा तो रुबिस्को वर्क करेगा। यहाँ पर रुबिस्को ये जो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा। एक C3 साइकिल में 3-फॉस्फोग्लीसरेट से ग्लिसरेट 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज हमने देखा था। एक पाथवे चलेगा तो 9 ATP इन्वॉल्व होंगे C3 साइकिल में, एक पाथवे। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा तो आपके 9 ATP इन्वॉल्व होते हैं। एक ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए हमें 2 बार C3 साइकिल चलाना पड़ता है, मतलब कितने ATP इन्वॉल्व होंगे, 18 ATP। C3 साइकिल में कितने ATP इन्वॉल्व थे, 18 ATP। ठीक है, अब C4 साइकिल में कितने एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है वो देख लेते हैं। हमने C3 साइकिल में तो पता था हमें, C3 साइकिल में 18 ATP और 18 ATPs देखे थे हमने। C3 साइकिल से अब C4 साइकिल का कंपैरिजन करते हैं।
C4 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज पे 2 एटीपी इन्वॉल्व आपका एक्सपेंसेस हो रहा है। हमें यदि एक ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना है तो हमें यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाने होंगे, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यदि रिलीज होते हैं तो ओवरऑल 12 एटीपी, एक में 2 तो 6 में कितने होंगे 12, मतलब ओवरऑल 30 एटीपी का एक्सपेंसेस होगा किसमें, C4 प्लांट्स में। मतलब हम कह सकते हैं कि C4 प्लांट्स में एनर्जी का एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में ज़्यादा एनर्जी लगती है किसके कंपैरिजन में, C3 प्लांट के कंपैरिजन में, ठीक है। C4 प्लांट्स में क्या क्या होगा, C3 प्लांट्स में क्या होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, पायरुवेट डाइफॉस्फेट काइनेज। C4 प्लांट्स में कौन कौन सा एंजाइम, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, मेलिक एंजाइम और आपका पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम इन्वॉल्व होंगे किसमें, C4 प्लांट्स में। तो ये था हमारा बेसिकली C4 प्लांट। C4 प्लांट में एक्सपेंसेस किसका ज़्यादा होगा, एनर्जी क्यों ज़्यादा लगती है। C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी चलेगा, मतलब केल्विन साइकिल भी आपको पढ़ना है कि केल्विन साइकिल क्यों चलेगा। क्यों C4 प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें हाई टेम्परेचर वाले प्लांट्स में फूड का प्रोडक्शन देखना था। हमें यह पता था कि रुबिस्को हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा, मतलब C4 प्लांट्स में कोई एक्स्ट्रा एंजाइम्स होगा, कोई डिफरेंट एंजाइम्स होगा जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करेगा, जो हाई टेम्परेचर पे किसका फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करेगा, सुक्रोज या स्टार्च का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो C4 प्लांट को C4 क्यों कहा जाता है, ऑक्सिलो एसीटेट क्या होता है। इसमें एक बेसिक पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना वो समझ लीजिए। जब ऑक्सिलो एसीटेट से मैलेट बनता है, जब ऑक्सिलो एसीटेट से मैलेट बनता है तो ऑक्सिलो एसीटेट से मैलेट बनते टाइम मैलेट की जगह एस्पर्टेट भी बन सकता है। ट्रांसएमिनेशन के थ्रू ऑक्सिलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट की जगह एस्पर्टेट में। ऑक्सिलो एसीटेट प्लस अल्फा अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस में उसका क्या होगा, ट्रांसएमिनेशन होगा। ट्रांसएमिनेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन करेगा, एल एस्पर्टेट का फॉर्मेशन करता है, प्लस अल्फा कीटो एसिड्स रिमूव हो जाता है, अल्फा कीटो एसिड्स। इस कंडीशन में ऑक्सिलो एसीटेट मैलेट में भी रिड्यूस्ड हो सकता है और ट्रांसएमिनेशन के थ्रू ऑक्सिलो एसीटेट से एस्पर्टेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। कहाँ पर, मीजोफिल सेल्स में। ये एस्पर्टेट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर की तरह वर्क करेगा। ये एस्पर्टेट बंडल शीट में ट्रांसफर होगा, बंडल शीट में फिर मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट पायरुवेट में, पायरुवेट वापस मेसोफिल सेल्स में और उससे फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्वेश्चंस आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपको पाथवे क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सिलो एसिड से मैलेट कब बन रहा है, ऑक्सिलो एसीटेट से एस्पर्टेट कब बनेगा, किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, किस लोकेशन पे बनेगा, मेसोफिल सेल्स क्या होती है, बंडल शीट की सेल्स क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये सब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। होपफुली आपको C4 साइकिल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि C4 साइकिल क्या होता है, क्यों हम स्टडी करते हैं, किन प्लांट्स में देखा जाता है, फर्स्ट कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, पैप कार्बोक्सिलेज क्या होता है। पैप कार्बोक्सिलेज का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, वो डायरेक्ट केवल कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाइंड करता है। जैसे रुबिस्को में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए कॉम्पिटिशन होता है, पैप कार्बोक्सिलेज में ऐसा नहीं होता है। तो यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।